नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस 30 दिसंबर 2022 में। तो फ्रंट पेज पे सबसे पहले काम की खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो माइग्रेंट्स होते हैं उनको जो है वोट रिमोटली करने के लिए इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रही है। और आपको पता होना चाहिए कि 45.36 करोड़ और लगभग 37% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन माइग्रेंट्स हैं जिन्हें वोट देने में परेशानी होती है। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या करा है कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन RVM को डिज़ाइन करा है और 16 जनवरी को पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसका डेमोन्स्ट्रेशन देगा। उसके बाद जो है इसमें आगे बढ़ा जाएगा। तो अभी ये आगे खबर अपडेट होगी तो इसका हम फॉलो अप करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर काम कर रही है। दूसरी खबर है नेशनल गंगा काउंसिल से। इसमें ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज मिलेंगे। इसका नेशनल गंगा काउंसिल का चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और 75 स्मॉल रिवर्स को नरेगा के अंडर में रिजर्वनेट करने के लिए किया गया है और मेनली ये यूपी में है। और आप ये एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं कि NREGS में स्मॉल रिवर्स का रिजर्वनेशन का काम भी होता है। और उसके बाद हम आते हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में। आज एक काम की खबर मिल गई गलती से, और इसमें जो है अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन होने वाला है यूपी में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि विदाउट OBC रिजर्वेशन के ये इलेक्शन हो जाए। तो लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि इस फैसले पे स्टे ऑर्डर नलिफाई करने के लिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करा है कि अगर ट्रिपल टेस्ट का रिक्वायरमेंट इन्होंने बोला कि होना चाहिए, तभी रिजर्वेशन दिया जा सकता है OBC को। अब ट्रिपल टेस्ट क्या होता है? ट्रिपल टेस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने जजमेंट में बोला था कि रिक्वायर्स दैट स्टेट टू सेट अप ए पैनल टू कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द बैकवर्डनेस कॉल लोकल बॉडीज विद इन द स्टेट। तो एक पैनल बनेगा, वो बैकवर्डनेस को कैलकुलेट करेगा और क्या करेगा? टू स्पेसिफाई द प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन रिक्वायर्ड टू बी प्रोविजन पर लोकल बॉडी इन द लाइट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन सो एज नॉट टू फॉल ऑफ ओवर ब्रेथ। तो बेसिकली एक कमीशन बनेगा, वो 3 तरीके के टेस्ट करेगा और ये टेस्ट जब फॉलो अप उनका मिलेगा और जब ये टेस्ट अप्रूव हो जाएंगे तो ही रिजर्वेशन दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला कि ट्रिपल टेस्ट जब तक नहीं हो जाता तब तक OBC रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सीधा एडिटोरियल पेज पे। पहला एडिटोरियल पेज ये कोविड से रिलेटेड है, काम का नहीं है। और ये भी पॉलिटिकल है। मनोज कुमार झा RJD के पॉलिटिशियन हैं और राज्यसभा सांसद हैं। तो इन्होंने पीयूष गोयल ने कुछ पार्लियामेंट में बिहार पर टिप्पणी करी थी, उसके बारे में इन्होंने बोला है कि मॉक मत करिए हमारे स्टेट को सॉरी। और ये जो है आर्मेनसार किसान है, ये आर्मेनिया के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने बताया कि कैसे 30 ईयर ऑफ बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशन पूरे हो गए इंडिया और आर्मेनिया के। और फिर इन्होंने हिस्ट्री की पूरी बात करी है कि कैसे आर्मेनिया और इंडिया के बहुत हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं वगैरह वगैरह। और कैसे चेन्नई में जो है आर्मेनिया का नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1918 में। 1918 से 1920 में आर्मेनिया एक्चुअली एक रिपब्लिक था, उसके बाद USSR में मिल गया ये। फिर 1991 में जब USSR ख़त्म हुआ तो आर्मेनिया एज ए रिपब्लिक फिर से आया। फिर इन्होंने महात्मा गांधी की बात करी और बताया कैसे कि महात्मा गांधी को आइडियल माना जा सकता है पर्सनल कंडक्ट इन पॉलिटिक्स के जो है रिगार्ड में। और इन्होंने लास्ट में ये बताया है कि कैसे आर्मेनिया और इंडिया की पार्टनरशिप जो है नॉट ड्रिवन बाई गवर्नमेंट और लोन, केवल गवर्नमेंट की वजह से पार्टनरशिप नहीं है, इज पब्लिश्ड फॉरवर्ड to a great extent by ordinary people from both countries as it was 2000 years ago। तो कैसे सॉरी गाइज, तो कैसे 2000 साल पहले से लेकर अभी तक ऑर्डिनरी पीपल लोग कैसे इसको चला रहे हैं। उसके बाद एक ये है आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जल्दी से। तो फिरोज़ बख्त अहमद साहब बता रहे हैं कैसे कि ज्ञानव्यापी और शाहिदगाह जो मथुरा का मामला है उसके अंदर कैसे पोटेंशियल है कि वो हमारे देश को पीछे लेकर जा सकता है। और इन्होंने फिर आगे बताया कि इन्होंने बताया कि मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटीज़ हैं उनको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहिए रेदर देन कोर्ट।
कोई भी मैटर हो। इससे क्या होगा, सोसाइटी में हारमनी और ब्रदरहुड और ट्रस्ट जो है मेंटेन रहेगा। फिर इन्होंने बताया है कि वही बात यहाँ पे कही गई है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया है कि कैसे कि जो डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद था 1992 में, ये बहुत ही बड़ा वायलेशन था लॉ ऑफ द लैंड का। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि अगर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उससे पहले अगर मुस्लिम्स जो है लॉर्ड राम को ऑफ़र कर दिए होते वो लैंड, तो एक ज़्यादा अच्छा माहौल क्रिएट होता। फिर उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करी है और कैसे इन्होंने बताया है कि इन्होंने कि इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम और इंडिया का जो डिस्क्राइब तो इन्होंने बेसिकली बताया कि इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में 2 लीडिंग कॉन्ट्राडिक्टरी करंट्स हैं। पहला ये कहता है कि हिंदुओं के साथ जो है सिमुलेट करके रहना चाहिए, और दूसरा कन्फ्रंट्रेशन की बात करता है। तो इन्होंने बताया कि मौलाना आज़ाद साहब जो थे वो एसिमुलेशन चाहते थे हिंदुओं के साथ। और फिर इन्होंने बताया कैसे वेदांतिक विज़न ऑफ हिंदुज़म, जो वेदांत और वसुदेव कुटुम्बकम की फ़िलासफ़ी हो, कैसे मुस्लिम्स इस्लामिक डॉक्ट्रिन ऑफ वहादत दीन मतलब यूनिटी ऑफ रिलीजन और सूहे कुल मतलब यूनिवर्सल पीस से मैच करती है। फिर इन्होंने बताया कि कैसे आज़ाद साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जो है इंडियन मुस्लिम का रिफॉर्म चाहते थे और रिवाइवल चाहते थे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। फिर इन्होंने सर सैयद अहमद खान की बात करी है, जिन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान एक सुंदर सी दुल्हन है और हिंदू और मुस्लिम उसकी 2 आँखें हैं, और अगर एक भी आँख खराब हो गई तो उसकी सुंदरता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और मोहन भागवत जी ने कहा है कि मुस्लिम्स के कंट्रीब्यूशन के बिना जो आज का इंडिया है उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कुरान इन वन हैंड एंड कंप्यूटर इन अदर हैंड, ये आइडियल मुस्लिम का वो होना चाहिए। फिर अफजल मैंगलोरी ने एक जो है लाइन, एक शायरी बोली है कि मंदिर भी ले लो मस्जिद भी ले लो, इंसान का लहू से मगर अब ना खेलो। तो बहुत ही अच्छी बात है कि ब्रदरहुड के साथ रहना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अगले इकोनॉमी के पेज पे। इकोनॉमी के पेज पे सबसे पहले हम लोक अदालत की बात करेंगे। तो लोक अदालत में जो है जो बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन रिकवरी लोक अदालत के थ्रू कराती हैं उनमें 4-fold इंक्रीज़ हो गया है। और आपको सबसे पहले स्टैटिक में पता होना चाहिए कि लोक अदालत क्या है। आप इसको लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं, और भी अगर जो भी आपका स्टैटिक सोर्स है नोट्स हैं आप उससे लोक अदालत के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। किरकेसर नालसा लॉ के अंदर जो है नालसार के अंदर ये आता है। और तो बेसिकली बात ये है कि लोक अदालत में जो केसेस रिफ़र करे गए हैं वो 85.06 लाख है 2021-22 में, और जबकि 2020-21 में केवल 19.49 लाख केसेस ही थे। तो केसेस में ही लगभग 4 टाइम्स जंप हो गया, तो इस वजह से ये हुआ है। तो क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि लोक अदालत के थ्रू जो है जो कॉस्ट होती है रिकवरी की वो बहुत कम होती है एज़ कंपेरिजन टू रिकवरी कॉस्ट कम होती है एज़ कंपेरिजन टू अदर रूट्स लाइक DRT एंड सरफेसी। और एक चीज़ और ये जानना है कि रिकवरी रेट लेकिन यहाँ पे बहुत कम होती है। रिकवरी रेट केवल 2.3% है, मतलब केवल 2.3% अमाउंट ही रिकवर करा जा पा रहा है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें यह भी है कि IBC के बारे में बताया गया है कि कैसे IBC में जो है केसेस कम दिए गए हैं, लेकिन इसमें रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब 23.8% और 20.2% पहले था और 23.8% 2021-22 में हुआ। इसी तरह फिर सरफेसी के अंडर भी रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है, 22.20% के अप्रॉक्सीमेटली है। तो आपको नंबर्स नहीं याद करने, बेसिकली आपको ये जानना है कि लोक अदालत के थ्रू सबसे ज़्यादा केसेस दिए जाते हैं, क्योंकि लोक अदालत में कॉस्ट ऑफ रिकवरी बहुत कम होती है। हालांकि जो रिकवरी रेट होता है लोक अदालत में बहुत कम, 1/10 होती है अदर मेथड्स में। इसमें 2.3% है, इसमें 20% के आसपास IBC में है, और लगभग सरफेसी में भी 20% के आसपास है। उसके बाद दोस्तों एक और इसमें इम्पोर्टेंट खबर मुझे लगी है कि GNPA रेशियो फॉल्स टू 7-year लो ऑफ 5% इन September 2022। इसमें बेसिकली क्या है कि जो बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 5% आया है सितंबर 2022 में, जो कि 7-year का लो है। तो इसमें यही दिया गया है कि एक रिपोर्ट जो है आई है RBI की, और उसमें ये बताया गया कि 5% आया है GNPA ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अच्छा, सबसे पहले आपको GNPA के बारे में पता होना चाहिए। तो GNPA बेसिकली होता है अगर बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
किसी को लोन दिया है और उसकी लोन की रिकवरी नहीं हो रही है और लास्ट 90 डेज़ तक रिकवरी नहीं, मतलब कोई उसका EMI वगैरह कुछ नहीं आया है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। तो ये GNPA होता है बेसिकली। और एक और यहाँ पे आपको चीज़ पता होना चाहिए कि NNPA क्या होता है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अच्छा, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम होता है और GNPA ज़्यादा होता है। तो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट का इसमें दिया गया कि 1.3% हो गया है PSUs में और बिलो 1% हो गया है प्राइवेट सेक्टर में, और ये 10 ईयर का लो है, 10 साल में सबसे कम NNPA हुआ है। तो NNPA कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि जैसे जब बैंकों में कोई GNPA होता है, मतलब बेसिकली NPA होता है, तो बैंकों को लगता है कि अब जो है 90 डेज़ हो गए हैं और अब हमको पैसा मिलने की संभावना कम है। लेकिन बैंक क्या अपने पास से पैसा तो देते नहीं है, बैंक या तो RBI का पैसा रहता है या तो डिपॉजिटर्स का पैसा रहता है वही। अब लेकिन बैंकों को वो पैसा तो लौटाना है, भले ही उनका जो लोन है और NPA हो गया है, लेकिन बैंकों को वो पैसा तो लौटाना ही पड़ेगा, या तो RBI को और या तो उनके डिपॉजिटर्स को। तो बैंक क्या करते हैं, प्रोविजनिंग करते हैं, प्रोविजनिंग करते हैं। प्रोविजनिंग में क्या होता है दोस्तों कि जब बैंकों को पता चल जाता है कि अब इस पैसे में दिक्कत हो रही है, आने की संभावना कम है, तो बैंक अपने जेब से कुछ सेविंग काइंड ऑफ, आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि सेव करने लगते हैं उस लोन के बदले में जो उनका NPA हुआ है। तो जब सेविंग करने लगते हैं तो वो मान लीजिए जब रिकवरी कर नहीं हो पाई तो उस सेविंग में से बैंक पैसा लौटा देंगे, उस प्रोविज़न वाला जो फंड होगा उसमें से पैसा लौटा देंगे। तो इसलिए जो NNPA होता है, तो नेट जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट आता है तो उसमें से जब GNPA में से प्रोविजनिंग को माइनस कर देंगे तो हमारा NNPA आ जाएगा। तो बेसिकली अगर सिंपल हम बोलें तो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर NNPA होता है क्या, GNPA माइनस प्रोविजनिंग या फिर प्रोविजन फंड। प्रोविजनिंग क्या है, बैंकों ने सेव करा है पैसा, अब उसके लिए जो मतलब उनका NPA घोषित हुआ है उसके बदले में उसको रिटर्न करने के लिए जो सेव किया प्रोविजनिंग वाला पैसा होता है। तो वैसे मैंने कोशिश करी समझाने की, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार YouTube या गूगल करके आप देख लीजिएगा इसके बारे में। बाकी तो दोस्तों और कुछ काम की खबर है नहीं इसमें। वर्ल्ड न्यूज़ है, कोविड यहाँ पे क्राइसिस यूक्रेन में अभी भी कंटिन्यूस चल ही रही है। और तो कुछ इसमें ऐसे वर्ल्ड की न्यूज़ जो होती हैं ये बहुत स्लो पेस से चलती रहती है, तो यहाँ पे रोज़ बॉल बाय बॉल कमेंट्री पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इससे अच्छा ये रहेगा कि आप एक एंड में जाके आप वर्ल्ड की न्यूज़ पढ़ लेंगे। आप ऐसे हेडलाइंस देख सकते हैं कि रशिया में ये हो रहा है, रशिया यूक्रेन में ये हो रहा है, और नेतन्याहू रिटर्न्स एज इजरायली पीएम विद प्लान टू एक्सपेंड सेटलमेंट। सब इससे कुछ ज़्यादा होगा नहीं, फ़र्क पड़ेगा नहीं। और इसके अलावा तो दोस्तों कुछ काम की खबर है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।